नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर। आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कोई हिस्ट्री या इतिहास का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तारीखें, है ना? कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कौन सी लड़ाई किस साल में हुई। और सच कहूं तो ये सब बड़ा बोरिंग लगता है। पर क्या इतिहास सिर्फ इन तारीखों का खेल है? चलिए आज इसी गलत फहमी को दूर करते हैं। तो फिर आखिर इतिहास है क्या? देखिए, इतिहास असल में समय के साथ होने वाले बदलावों को समझने की एक कोशिश है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये पता लगाना है कि चीजें कैसे बदलीं और क्यों बदलीं। जब भी हम किसी चीज के पहले और बाद की बात करते हैं ना, तो हम असल में इतिहास की ही बात कर रहे होते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, कभी चाय पीते हुए सोचा है कि लोगों ने चाय पीना शुरू कब और कैसे किया होगा? या ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए ये ख्याल आया कि भाई ये रेलवे लाइनें बिछी कब थी? जब टीवी और अखबार नहीं थे तब लोगों तक खबरें कैसे पहुंचती थी? ये सब के सब ऐतिहासिक सवाल हैं। मतलब हिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, हमारी रोज की जिंदगी में। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि कुछ तारीखें हमें ज़रूरी क्यों लगती हैं और कुछ नहीं। क्या कुछ तारीखें अपने आप में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं या हम उन्हें इम्पोर्टेंट बनाते हैं? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो इतिहास जो अंग्रेजों ने भारत के बारे में लिखा। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे इतिहास को अपने गवर्नर जनरल्स की कहानी बना दिया। उनकी हिस्ट्री पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होती थी और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन पर आके खत्म हो जाती थी। इस कहानी में सारे हीरो यही गवर्नर जनरल थे, तो जाहिर है उन्हीं से जुड़ी तारीखें सबसे जरूरी बन गईं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, इन बड़े बड़े गवर्नर जनरल्स की कहानी में भारत के करोड़ों आम लोग कहाँ थे? किसान, मजदूर, आदिवासी। उनकी जिंदगी, उनके काम, उनकी खुशियां, उनके दुख, इन सब का तो कोई जिक्र ही नहीं था। तो क्या उनका कोई इतिहास ही नहीं था? और बस यहीं पर सबसे मजेदार बात सामने आती है। जैसे ही हम अपनी कहानी का फोकस बदलते हैं, मान लीजिए हम गवर्नर जनरल्स की जगह भारत के आम लोगों का इतिहास लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी तारीखें भी अपने आप बदल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि तारीखें खुद में ज़रूरी नहीं होती, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। अब देखिए, इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि उसे एक साथ पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इतिहासकार इसे आसान बनाने के लिए अलग अलग हिस्सों या कालों में बांट देते हैं। इसे कहते हैं पीरियोडाइजेशन। पर यह बंटवारा होता कैसे है? यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन है। देखिए, 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश थिंकर ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक यानी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड में बांटते हैं। अब जेम्स मिल की सोच क्या थी? उनका मानना था कि भारत और बाकी एशियाई देश सभ्यता में यूरोप से बहुत पीछे हैं। उनके हिसाब से अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सिर्फ धार्मिक लड़ाइयाँ और अंधविश्वास था। उन्हें लगता था कि भारत को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों का राज करना बहुत जरूरी है। उनका ये बंटवारा इसी सोच को दिखाता है। अच्छा, अब दूसरे बंटवारे पर आते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये आइडिया वेस्ट से आया है, जहां आधुनिक या मॉडर्न पीरियड का मतलब था साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी का विकास। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंग्रेजों के राज में भारतीयों को कभी बराबरी, आज़ादी या तरक्की मिली? नहीं। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि उस दौर को आधुनिक काल कहना ठीक नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो ब्रिटिश काल या आधुनिक काल नहीं था, तो उस दौर को आखिर कहें क्या? ज्यादातर हिस्टोरियंस ब्रिटिश शासन के समय को औपनिवेशिक युग या कॉलोनियल पीरियड कहना पसंद करते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। औपनिवेशीकरण या कोलोनाइजेशन का सीधा सा मतलब है जब एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उससे अपना गुलाम बना लेता है। वो ना सिर्फ उसकी राजनीति और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, बल्कि वहाँ के समाज और संस्कृति को भी अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। और अंग्रेजों ने भारत में बिल्कुल यही किया था। और ये तस्वीर,
ये तस्वीर उस औपनिवेशिक सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा ध्यान से देखिए। इसमें भारत के ब्राह्मण खुद अपनी पवित्र किताबें ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटिश पावर का सिंबल है, उसे सौंप रहे हैं। इसके पीछे अंग्रेजों का मैसेज साफ था कि देखो, हम यहाँ राज करने नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने और इसे सभ्य बनाने आए हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल, इतिहासकारों को आखिर ये सब पता कैसे चलता है? उन्हें ये सारी जानकारी, ये सारी कहानियां मिलती कहाँ से हैं? चलिए अब सुरागों की दुनिया में चलते हैं। अंग्रेजों की ना एक बड़ी खास आदत थी। उन्हें हर चीज लिखने का, हर प्लान, हर चिट्ठी, हर रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखने का बड़ा शौक था। उन्होंने हर चीज को सहेज कर रखा। इसीलिए उनके बनाए गए सरकारी रिकॉर्ड्स, जैसे ये नेशनल आर्काइव्स, इतिहासकारों के लिए जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन क्या इन सरकारी कागजों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? सोचिए जरा, ये रिकॉर्ड्स किसने लिखे थे? उन अंग्रेज अफसरों ने जो यहाँ हुकूमत कर रहे थे। वो वही लिखते थे जो वो चाहते थे, जो उनकी नज़र में सही था। इन रिकॉर्ड से ये तो पता चलता है कि अफसर क्या सोचते थे, पर यह पता नहीं चलता कि देश की आम जनता क्या महसूस कर रही थी। तो फिर आम लोगों की कहानी कहाँ मिलेगी? उनकी आवाज़ कहाँ सुनाई देगी? इसके लिए इतिहासकारों को जासूसों की तरह दूसरे सुरागों को खोजना पड़ता है, जो मुश्किल से मिलते हैं। जैसे लोगों की पर्सनल डायरीज, तीर्थयात्रियों के लिखे किस्से, किसी की ऑटोबायोग्राफी, उस जमाने के अखबार, या फिर बाजार में बिकने वाली वो छोटी छोटी किताबें। ये हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। और दोस्तों, ठीक यही वजह है कि आपकी इस किताब का नाम हमारा अतीत नहीं, बल्कि हमारे अतीत है, यानी प्लूरल में। क्यों? क्योंकि अतीत कोई एक कहानी नहीं है। एक राजा का अतीत एक किसान के अतीत से बहुत अलग था। हर ग्रुप का, हर इंसान का अपना एक अलग अतीत था। अतीत एक नहीं, बल्कि अनेक हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि इतिहास सिर्फ सूखी बोरिंग तारीखें नहीं हैं। ये तो कहानियों का एक समंदर है, अलग अलग नजरियों को समझने का एक तरीका है, और सबसे जरूरी, सवाल पूछने की एक कला है। इतिहास कोई एक कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियां हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अनगिनत कहानियों। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने, मतलब कि सामान खरीदने और बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारत जैसे विशाल देश पर राज कैसे करने लगी? जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मसालों के जहाज लेकर आई और हिंदुस्तान की शासक बन बैठी। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को समझते हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत ना हम इसके अंत से करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक ताकतवर मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी कहती है। और ये पतन किसके हाथों हुआ? कुछ विदेशी व्यापारियों के। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर को इसका नेता बनाया गया। लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया तो उन्होंने बादशाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जो लोग सिर्फ मुनाफा कमाने आए थे, वो इस विशाल धरती के मालिक कैसे बन बैठे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले, कंपनी भारत आई कैसे? फिर व्यापार की जगह लड़ाई ने कैसे ले ली? उसके बाद उनकी कब्जा करने की चालाक नीतियां क्या थीं? फिर ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने खुद को सबसे बड़ी ताकत बनाया। और आखिर में इस कंपनी राज की असलियत क्या थी? तो ये सारी कहानी शुरू होती है साल 1600 में इंग्लैंड में। वहां की महारानी ने एक कागज पर दस्तखत किए और मकसद एकदम साफ था, व्यापार करना, जमीन पर कब्जा करना नहीं। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची ना, तो यहाँ के हालात काफी बदल रहे थे। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और उसके बाद कोई ताकतवर मुगल बादशाह नहीं था। तो जो बड़े बड़े सूबेदार और जमींदार थे, वो अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। और बस इसी बिखरे हुए माहौल में कंपनी को अपने लिए एक सुनहरा मौका दिख गया। उनका प्लान बहुत सिंपल था। भारत के बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े और यहाँ के मशहूर मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब यहाँ से सस्ते में खरीदो और यूरोप ले जाकर कई गुना ज्यादा मुनाफे पर बेच दो। बस यही खेल था। लेकिन इस मुनाफे के खेल में एक पेंच था। वो ये कि अंग्रेज अकेले नहीं थे। उनसे पहले पुर्तगाली आ चुके थे,
फिर डच और फ्रांसीसी भी मैदान में कूद पड़े। अब आप ही सोचिए, जब एक ही चीज के लिए इतने सारे लोग लड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, लड़ाई। और देखते ही देखते ये व्यापार की होड़ लड़ाइयों में बदल गई। तो अब खेल बदल गया था। कंपनी का ध्यान अब सिर्फ व्यापार से मुनाफा कमाने पर नहीं, बल्कि अपने रास्ते के कांटों को हटाने पर था। मतलब दूसरे यूरोपीय व्यापारियों को और जो स्थानीय राजा नवाब थे, उन्हें रास्ते से हटाना। और इस पूरे खेल का जो सेंटर स्टेज बना, वो था बंगाल। कंपनी ने एक बहुत चालाक काम किया। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से एक फरमान हासिल कर लिया। फरमान मतलब एक शाही ऑर्डर, और इस ऑर्डर ने उन्हें एक कमाल की पावर दे दी, बिना कोई टैक्स या ड्यूटी चुकाए व्यापार करने की आज़ादी। पर असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। कंपनी के जो अफसर थे, वो इस फरमान का इस्तेमाल अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी करने लगे। अब बताइए, कोई भी नवाब ये कैसे बर्दाश्त करेगा? इससे तो बंगाल का पूरा खजाना ही खाली हो रहा था। तो बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव, जो आखिरकार युद्ध तक जा पहुंचा। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। सीधे शब्दों में कहें तो बंगाल की तिजोरी की चाबी अब कंपनी के हाथ में थी। अब उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत ही नहीं थी। भारत का पैसा और उसी पैसे से भारत में अपनी ताकत बढ़ाना, कमाल की चाल थी। अब देखिए, पैसा और पावर आने के बाद कंपनी और भी चालाक हो गई। उन्होंने हर बार सीधे सीधे जंग लड़ने के बजाय कुछ ऐसे राजनीतिक दांव पेच अपनाए कि एक एक करके भारतीय रियासतें उनके जाल में फंसती चली गईं। और इन्हीं चालाक तरीकों में से एक था सब्सिडियरी अलायंस, या कहें सहायक संधि। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सहायक संधि। लेकिन ये दोस्ती का हाथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था। चलिए समझते हैं कि ये जाल काम कैसे करता था। मतलब पहले तो राजा से उसकी अपनी सेना भंग करवा दो, फिर उसे कंपनी की सेना पर निर्भर बना दो, और फिर उस सेना के खर्चे के नाम पर उससे पैसे मांगो, और अगर राजा पैसे ना दे पाए तो उसकी जमीन ही हड़प लो। कितना शातिर प्लान था सोचिए। और इसी जाल में अवध और हैदराबाद जैसे बड़े बड़े राज्य फंस गए। लेकिन हर कोई इस जाल में नहीं फंसा। कुछ ऐसे भी थे जो कंपनी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए, और उनमें सबसे बड़ा नाम था मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का। अंग्रेज टीपू सुल्तान से डरते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। वो एक सीधा खतरा थे। यही वजह थी कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जंगें हुईं। और आखिरी जंग में अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम को बचाते बचाते 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। और ये देखिए, टीपू सुल्तान का मशहूर खिलौना, एक शेर जो एक अंग्रेज सिपाही को दबोच रहा है। ये खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ टीपू के जज्बे का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो आखिरी दम तक लड़े, और इसीलिए आज भी उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है। तो टीपू सुल्तान के बाद कंपनी का हौसला और बढ़ गया। अब हम आ गए हैं 19वीं सदी की शुरुआत में, और यहां कंपनी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी। उन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की, जिसे कहते हैं पैरामाउंसी। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था, हम ही सुप्रीम हैं, हम सबसे ऊपर हैं, और हमारे फायदे के लिए हम किसी भी भारतीय राज्य को अपने में मिला सकते हैं। मतलब अब कोई बहाना नहीं, सीधी सीधी दादागिरी। और इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके उन्होंने मराठों को भी हरा दिया। और इस दादागिरी का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला 1856 में, जब उन्होंने अवध पर कब्जा किया। और बहाना क्या बनाया? बहाना ये बनाया कि वहां के नवाब ठीक से राज नहीं कर रहे, इसलिए हम जनता को आज़ाद कराने आए हैं। जाहिर है, लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने नवाब को इस तरह हटाए जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा, और यही गुस्सा 1857 की महान क्रांति की एक बड़ी वजह बना। तो चलिए अब देखते हैं कि 1857 तक एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी कितनी बड़ी ताकत बन चुकी थी। जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। लगभग 150 साल। बस इतने से वक्त में जो कंपनी सिर्फ कुछ बंदरगाहों पर व्यापार कर रही थी, वो अब भारत की 63% जमीन की मालिक बन चुकी थी। सोच सकते हैं? और जमीन से भी बड़ी बात, भारत की 78% आबादी यानी यहाँ के लोग अब सीधे सीधे कंपनी के शासन के अधीन थे। उनकी किस्मत का फैसला अब भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर लंदन में बैठे कुछ व्यापारी कर रहे थे। तो ये थी कहानी, व्यापार के इरादे से शुरू होकर पूरे साम्राज्य पर कब्जे तक की। तो आज हमने क्या क्या सीखा?
हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत आई, फिर कैसे उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, सहायक संधि और सर्वोच्चता जैसी नीतियों से अपना राज फैलाया और आखिर में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हो गए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब किसी कंपनी का मुनाफा लाखों लोगों की तकदीर तय करने वाला कानून। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो भारत के इतने बड़े ग्रामीण इलाकों की मालिक कैसे बन बैठी और उसने गांव की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिख रही है ना, ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। ये इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का सबूत है। ये वो पल है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी से एक शासक बन गई। पर सवाल यह है कि इस एक पल ने भारत के करोड़ों लोगों की किस्मत पर क्या असर डाला? जैसे ही कंपनी को दीवान बनाया गया, सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब और गहराई से समझते हैं कि यह बदलाव आखिर था क्या और यह हुआ कैसे। तो दीवान बनने का सीधा सा मतलब था कि अब जमीन से टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार कंपनी के हाथ में आ गया था। अब वो बंगाल की फाइनेंशियल हेड बन चुकी थी और उसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ताकि वो अपने व्यापार और अपनी फौज का खर्च निकाल सके। और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा गेम खेला। पहले क्या होता था, कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने यहीं के लोगों से टैक्स वसूला और उसी पैसे से यहीं का माल खरीदकर वापस इंग्लैंड भेज दिया। मतलब बंगाल का पैसा ही बंगाल से बाहर जा रहा था। और इसका असर बहुत ही भयानक हुआ। बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था जैसे चरमरा गई। कारीगरों को अपना सामान कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ रहा था। गांव के गांव खाली होने लगे क्योंकि कारीगर काम छोड़कर भाग रहे थे। और फिर आई सबसे बड़ी तबाही। 1770 में बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसमें 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। सोचिए, 1 करोड़! इस अकाल ने बंगाल की लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी कमाई का जरिया ही तबाह हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? कंपनी के सामने भी यही सवाल था। उन्हें अपनी आमदनी को बचाने के लिए कोई परमानेंट रास्ता निकालना ही था। तो लगभग 20 साल तक सोचने समझने के बाद 1793 में कंपनी एक नया सिस्टम लेकर आई। उन्हें लगा कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। आइडिया सुनने में तो बड़ा अच्छा था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया। उनका काम था किसानों से लगान वसूलना और एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को जमा करा देना। कंपनी ने वादा किया कि ये अमाउंट कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्हें लगा कि इससे जमींदार ज्यादा मुनाफे के लिए जमीन सुधारने में पैसा लगाएंगे। लेकिन क्या हर वो प्लान जो कागज पर अच्छा लगता है, असलियत में भी काम करता है? शायद नहीं। इस सिस्टम ने जमींदार, कंपनी और किसान हर किसी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। देखिए, ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। एक तो कंपनी ने टैक्स इतना ज्यादा रखा कि ज्यादातर जमींदार उसे चुका ही नहीं पाए और उनकी जमींदारियां नीलाम हो गईं। दूसरा, कंपनी को घाटा हुआ क्योंकि वो कमाई बढ़ने पर भी टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। और बेचारे किसान, वो तो बहुत ज्यादा लगान और जमीन से बेदखल होने के डर के बीच पिसकर रह गए। अब जब जमीन से टैक्स वसूलने का प्लान ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कंपनी ने कमाई का एक दूसरा तरीका ढूंढा। वो तरीका था ऐसी फसलें उगाना जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। और इनमें सबसे ऊपर थी एक खास फसल जिससे एक चमकीला नीला रंग मिलता था। इन दोनों खूबसूरत कपड़ों को देखिए। इनमें क्या चीज कॉमन है? इनका गहरा चटक नीला रंग। ये रंग आता था नील नाम के एक पौधे से। और 19वीं सदी आते आते ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए भारत नील का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। अब भारत में नील उगाने के 2 मेन सिस्टम थे, निज और रैयती। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही सिस्टम ने किसानों की जिंदगी को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। नेट सिस्टम में पता है क्या मुश्किल थी
नील की खेती के लिए सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन चाहिए होती थी, और ऐसी जमीन पर तो पहले से ही किसान चावल उगा रहे थे। ऊपर से नील की खेती के लिए बहुत सारे हल और बैल चाहिए होते थे, और वो भी ठीक उसी समय जब किसानों को अपनी चावल की फसल के लिए उनकी जरूरत पड़ती थी। रैयती सिस्टम तो एक तरह का जाल ही था। किसानों को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर किया जाता, उन्हें थोड़ा सा कर्ज दे दिया जाता था, लेकिन फसल की कीमत इतनी कम मिलती थी कि वो कर्ज कभी चुका ही नहीं पाते थे। ये एक ऐसा कर्ज का दलदल था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और आखिरकार किसानों के सब्र का बांध टूट गया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने साफ साफ कह दिया, अब बहुत हुआ, अब हम नील नहीं उगाएंगे। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक खुली बगावत थी, एक ऐलाने जंग था। किसानों ने बागान मालिकों को लगान देना बंद कर दिया और उनकी नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। हाँ जी मुल्ला, एक किसान का ये जो बयान है ना, ये पूरे विद्रोह की आत्मा को दिखाता है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान था। इसमें उनकी बेबसी भी थी और उनका फौलादी इरादा भी। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें जांच के लिए कमीशन बनाना पड़ा। इस कमीशन ने माना कि बागान मालिक किसानों पर जुल्म कर रहे थे और किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इस तरह बंगाल में नील की खेती लगभग ठप हो गई। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बागान मालिक अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बिहार चले गए और वहां भी वही जुल्म जारी रखा। और फिर इसी जुल्म के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बना। नील विद्रोह की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब ताकतवर लोगों के फायदे आम इंसान के अधिकारों से टकराते हैं तो क्या होता है। ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना 150 साल पहले था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अध्याय 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो जंगलों से शुरू होती है, एक ऐसे स्वर्ग की कहानी जो आदिवासियों का था और फिर उनके हाथों से छीन लिया गया। ये कहानी है उस खोए हुए स्वर्ग को वापस पाने के एक सपने की, और उस सपने को देखने वाले बिरसा मुंडा की। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1895 और छोटा नागपुर के घने जंगलों में एक नौजवान है, नाम है बिरसा, और लोग उसे भगवान मान रहे हैं। ऐसी बातें फैल रही थीं कि उसके पास जादुई ताकतें हैं, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, अनाज के ढेर को 2 गुना तिगुना कर सकता है। अब आप सोचेंगे ये तो अंधविश्वास है, लेकिन नहीं, ये उस दौर की गहरी निराशा में उम्मीद की एक लौ थी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर लोग इतने मजबूर क्यों थे? ऐसी क्या मुसीबतें आ पड़ी थीं कि उन्हें एक इंसान में अपना भगवान, अपना मसीहा दिखने लगा? देखिए, बिरसा की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जो इन लोगों के पैरों के नीचे से खिसक रही थी। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं उस दुनिया में जो अब खोने की कगार पर थी। आदिवासियों के उस पारंपरिक दुनिया में जहां सब कुछ जंगल ही था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उड़ीसा की डोंगरिया कंध महिलाओं की है। इनके लिए जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं था। अरे, ये तो उनका घर था, उनकी पहचान थी, उनकी माँ थी। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़, इन सब का अस्तित्व ही जंगल से जुड़ा हुआ था पूरी तरह से। अच्छा, उनके जीने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका था, जिसे कहते थे झूम खेती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रकृति के साथ मिलकर कोई नाच रहा हो। वो लोग जमीन के एक टुकड़े पर कुछ साल खेती करते और फिर उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते, ताकि जमीन अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। कितना टिकाऊ तरीका था, है ना? और तरीका भी देखिए कितना सरल और वैज्ञानिक था। सबसे पहले पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटते थे ताकि सूरज की रोशनी सीधी जमीन पर आ सके। फिर जो भी वनस्पति बचती उसे जला देते। उसकी राख खाद का काम करती थी, मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी। और फिर बस जमीन को हल्का सा खुरचकर बीज फेंक देते थे, बोते नहीं थे। ये दिखाता है कि वो जंगल को कितना करीब से समझते थे। और फिर सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के आने से सदियों से जो जीवन शैली चली आ रही थी ना, वो हमेशा के लिए उथल पुथल हो गई। देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। उनकी शांत दुनिया में एंट्री हुई बाहरी लोगों की, जिन्हें वो लोग अपनी भाषा में कहते थे दिकू। दिकू
यानी वो लोग जो बाहर से आए थे और अपने साथ मुसीबतें लाए थे। कौन थे ये दिकू? ये थे ब्रिटिश अफसर, मुनाफा कमाने वाले व्यापारी, कर्ज देने वाले साहूकार और जमींदार। और इन सब ने मिलकर आदिवासियों की दुनिया को तबाह करके रख दिया। बदलाव कितना बड़ा और भयानक था वो आप यहां से समझिए। एक तरफ आदिवासी थे जो जंगल को सबका साझा घर मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने कानून बनाए और कहा कि सारे जंगल अब सरकारी संपत्ति हैं। सोचिए, रातों रात वो अपने ही घर में घुसपैठिए बना दिए गए। उनका घूमना फिरना, खेती करना, शिकार करना, सब पर पाबंदी लगा दी गई। पर अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे थे? क्या वजह थी? दरअसल उनकी नज़र में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले आदिवासी असभ्य और जंगली थे, जिन्हें काबू करना मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन लोगों को एक जगह गांव में बसा दिया जाए तो इन पर शासन करना और इनसे टैक्स वसूलना दोनों आसान हो जाएगा। मतलब आदिवासियों की पूरी जीवन शैली ही उनकी व्यवस्था के लिए एक समस्या थी। बैगा जनजाति का एक गीत है जिसकी एक लाइन में ही उनका सारा दर्द छिपा है। वो गाते हैं, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है दोस्तों, ये एक चीख है, अपनी पूरी दुनिया के उजड़ जाने का दर्द है। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। अंग्रेजों के साथ साथ व्यापारी और साहूकार भी आधम के। व्यापारी जंगल की कीमती चीजों को कौड़ियों के दाम पर खरीदते और साहूकार उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसाते जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे। एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और इसी शोषण और निराशा के अंधेरे से एक नायक का जन्म हुआ। हम वापस आते हैं बिरसा मुंडा पर, जिनका आंदोलन इन सभी मुसीबतों का एक सीधा और दमदार जवाब था। बिरसा ने अपने लोगों को एक बहुत शक्तिशाली सपना दिया, स्वर्ण युग का सपना। एक ऐसा दौर जब कोई दिकू नहीं होगा, कोई अंग्रेज नहीं होगा, जब मुंडा लोग अपनी ही जमीन पर खेती करेंगे और सम्मान के साथ जिएंगे। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं थी, ये एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। और इसी सपने ने विद्रोह की आग जला दी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये आंदोलन सिर्फ सामाजिक या धार्मिक नहीं था। नहीं, ये एक राजनीतिक क्रांति थी। इसका मकसद साफ था, सभी बाहरी ताकतों को खदेड़ना और एक मुंडा राज बनाना, जहां मुंडा लोग अपने भाग्य के खुद मालिक हों। और हां, बिरसा अकेले नहीं लड़ रहे थे। उस दौर में पूरे भारत में अलग अलग आदिवासी समुदाय अपने हक और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। चाहे वो असम में सोंगरम संगमा का विद्रोह हो या मध्य प्रांतों का वन सत्याग्रह, ये सब एक ही बड़ी लड़ाई के अलग अलग हिस्से थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया और महज 25 साल की उम्र में सन 1900 में बिरसा की जेल में ही मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना, आप इंसान को मार सकते हैं, उसके विचार को नहीं। बिरसा चले गए, पर उनका वो स्वर्ण युग का सपना और उनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, बिरसा का वो सपना, यानी सम्मान से जीने का, अपनी जमीन पर अपना अधिकार होने का और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने का सपना, ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे इतिहास को समझने और हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, आज हमने एक पूरा सफर तय किया, बिरसा की कहानी से लेकर झूम खेती के तरीकों तक और फिर अंग्रेजों और दिग्गों के आने से हुए बदलावों तक। हमने देखा कि कैसे एक स्वर्ण युग के सपने ने पूरे समुदाय में जान फूंक दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर। आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री का अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 ये भारत के इतिहास का वो साल है जब एक दबी हुई चिंगारी ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश में बगावत की आग लगा दी। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये कहानी है जब आम लोगों ने, जनता ने एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी। आज हम इसी महान बगावत को और उसके बाद क्या हुआ उसकी पूरी कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर लगभग 100 साल से राज कर रही थी और फिर उसे एक ऐसे विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसने उसके वजूद को ही खतरे में डाल दिया। ये बगावत शुरू हुई मई 1857 में मेरठ से एक छोटी सी चिंगारी की तरह, और यकीन मानिए देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। समाज का हर तबका, क्या किसान क्या सिपाही, सबके सब विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। जानते हैं, इसे 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ, दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है। लेकिन एक बात साफ है, 1857 की ये जो आग थी, ये एक दिन में नहीं भड़की थी। इसके जो अंगारे थे वो तो सालों से सुलग रहे थे।
भारतीय समाज के अलग अलग कोनों में आप कह सकते हैं डिसकंटेंट की, मतलब असंतोष की कई चिंगारियां थीं और वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थीं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये चिंगारियां आखिर थी क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं राजाओं और नवाबों की। देखिए 18वीं सदी के बीच से ही कंपनी ने बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मतलब योजना बनाकर उनकी ताकत को कम करना शुरू कर दिया था। उनकी सत्ता और उनका सम्मान दोनों ही एक एक करके छीने जा रहे थे। कंपनी ने क्या किया, उनके दरबारों में अपने रेजिडेंट्स यानी अपने प्रतिनिधि बिठा दिए। इससे हुआ ये कि जो स्थानीय शासक थे उनकी आज़ादी घटती चली गई। इतना ही नहीं, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया और जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो भी उनसे धीरे धीरे छीना जा रहा था। और दिलचस्प बात देखिए, कई शासकों ने बातचीत करके अपने हितों को बचाने की कोशिश भी की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि कंपनी उनके गोद लिए हुए बेटे को उनका वारिस मान ले। या फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, उन्होंने भी गुहार लगाई कि भाई उन्हें उनके पिता की पेंशन दी जाए। लेकिन कंपनी तो अपनी सैनिक ताकत के नशे में चूर थी। उसने इन सभी रिक्वेस्ट को, इन निवेदनों को बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया। और ये अपमान का सिलसिला यही नहीं रुका। कंपनी ने तो मुगल शासन को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। पहले तो उन्होंने कंपनी के सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम ही हटवा दिया। फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। और हद तो तब हो गई जब 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला सुनाया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मौत के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा। जरा सोचिए उस वक्त के लोगों के लिए यह कितना बड़ा झटका रहा होगा। अब देखिए, राजाओं और नवाबों का गुस्सा तो था ही, लेकिन असली बेचैनी तो आम लोगों के बीच थी, मतलब किसानों और सिपाहियों में। गांव में किसानों और जमींदारों का हाल बेहाल था, और क्योंकि उस समय ज्यादातर सिपाही खुद किसान परिवारों से ही आते थे, तो जो गुस्सा किसानों में था वो बहुत जल्द सिपाहियों में भी फैल गया। और इस गुस्से की जड़ें बहुत गहरी थी। किसान वो भारी भरकम लगान और टैक्स वसूली के जो क्रूर तरीके थे उनसे पिस रहे थे। कई लोग तो महाजनों का कर्ज नहीं चुका पाते थे और अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीनें खो रहे थे। दूसरी तरफ कंपनी में जो भारतीय सिपाही थे उनकी अपनी शिकायतें थीं। वो अपने वेतन, भत्तों और नौकरी की शर्तों से बिल्कुल खुश नहीं थे। और ऊपर से कुछ नए नियम तो ऐसे थे जो सीधे सीधे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे थे। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा नियम मानने के लिए कहा जाए जो आपकी गहरी धार्मिक आस्था के एकदम खिलाफ हो। उस जमाने में बहुत से लोग ये मानते थे कि अगर उन्होंने समुद्र पार कर लिया तो उनका धर्म और जाति दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जब 1824 में सिपाहियों को बर्मा जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो समुद्र के रास्ते तो नहीं जाएंगे, हाँ जमीन के रास्ते जाने को तैयार थे। सरकार का हुक्म न मानने की वजह से उन्हें सख्त सजा दी गई, लेकिन यह मुद्दा शांत नहीं हुआ। इसीलिए 1856 में कंपनी एक नया कानून लेकर आई। इसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी कंपनी की सेना में नौकरी करेगा उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। बस इस कानून ने सिपाहियों के मन में जो डर बैठा था उसे और भी गहरा कर दिया। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक सुधारों की। अंग्रेजों को लगता था कि वो भारतीय समाज को सुधार रहे हैं, उसको सिविलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कानून बनाए जो आज हमें शायद काफी अच्छे लगे, लेकिन उस वक्त बहुत से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली को, उनके रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बने। अंग्रेजी शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में आज़ादी से काम करने और जमीन खरीदने की भी छूट मिल गई। और तो और 1850 के कानून ने धर्म बदलना और भी आसान कर दिया। मतलब जो ईसाई बन जाएगा उसे भी अपने पुरखों की संपत्ति पर अधिकार मिलता रहेगा। इन सब बातों ने बहुत सारे भारतीयों के मन में ये यकीन पक्का कर दिया कि अंग्रेज उनके धर्म और उनके सामाजिक ताने बाने को खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? राजा, नवाब, किसान, सिपाही, सबके सब में गुस्सा और असंतोष की आग सुलग रही थी। ये एक तरह का बारूद था जो जमा हो चुका था। अब इस बारूद को एक बड़े धमाके में बदलने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी एक अफवाह से लगी। सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सा कारतूस वो इतनी बड़ी बगावत की वजह कैसे बन सकता है? लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। हुआ ये कि सेना में नई एनफील्ड राइफलें आई थीं, और एक अफवाह तेजी से फैली कि इन राइफलों में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है।
अब देखिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम, और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये बात दोनों ही समुदायों के सिपाहियों के लिए उनकी धार्मिक आस्था पर एक सीधा हमला था, और बस इसी बात ने उनके दबे हुए गुस्से को एक खुली बगावत में बदल दिया। और बस मेरठ में जो ये चिंगारी लगी थी वो एक धमाके में बदल गई, और इसकी गूंज सीधे पहुंची भारत के दिल यानी दिल्ली तक। मेरठ के सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को छूने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया और रातों रात घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इस पूरे विद्रोह की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। शुरुआत में तो बहादुर शाह जफर तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाहियों ने जब जोर दिया तो उन्हें ये मांग माननी पड़ी, और उनके इस एक कदम के बहुत गहरे नतीजे हुए। बहादुर शाह जफर के नाम ने बगावत को एक वैधता दे दी, एक पहचान दे दी। इससे दूसरे शासकों और मुखियाओं को भी लगा कि हाँ, अब हमें भी विद्रोह में शामिल होना चाहिए। उन्हें लगा कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन संभाल लें तो वे भी मुगल राज में आराम से अपने अपने इलाकों पर शासन कर सकेंगे। जैसे ही दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़े, बगावत जंगल की आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाही बगावत करने लगे। बरेली से बख्त खां एक बहुत बड़ी टुकड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने तो भविष्यवाणी तक कर दी कि अंग्रेजी राज अब खत्म होने वाला है। इससे पता चलता है कि यह विद्रोह कितना बड़ा और व्यापक हो चुका था। इस विशाल बगावत ने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिला के रख दिया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया, और इस एक विद्रोह ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए अब कहानी के इस आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से को देखते हैं। इतनी बड़ी उथल पुथल के बाद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाईं और सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस विशाल बगावत को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को पूरे 2 साल लग गए। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बगावत के बाद हुए सबसे बड़े बदलावों को दिखाता है। 1859 आते आते अंग्रेजों ने देश पर दोबारा नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन अब वो पुरानी नीतियों के साथ शासन नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिए। अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद बना। शासकों को भरोसा दिया गया कि अब उनके इलाके नहीं छीने जाएंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। और सबसे जरूरी, अंग्रेजों ने वादा किया कि वो भारत के लोगों के धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये एक ऐसा सबक था जो उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। और उस बादशाह का क्या हुआ जिसे विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। उनके बेटों को तो उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल रंगून की जेल में अकेले बिताए और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ये सच में एक युग का अंत था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह कि 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये सालों से जो गुस्सा जमा हो रहा था उसी का नतीजा था। इसने राजाओं से लेकर किसानों और सिपाहियों तक समाज के अलग अलग तबकों को एक ही दुश्मन के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। और भले ही इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और उन्हें अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। सही मायनों में कहें तो 1857 के बाद भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त सफल ना हुआ हो, पर क्या इसी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली नींव रखी थी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए आज हम एक कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है भारत के उन शानदार पारंपरिक उद्योगों की जिनका कभी पूरी दुनिया में बोलबाला था। हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े बदलाव के तूफान ने उन्हें हिलाकर रख दिया और फिर कैसे उसी राख से एक नए औद्योगिक युग का जन्म हुआ। ये एक उतार चढ़ाव भरी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जरा इस पर नजर डालिए। ये खूबसूरत पटोला बुनाई, ये सिर्फ कोई कपड़ा नहीं है, ये तो भारत की कमाल की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है।
जब दुनिया में मशीनों का नामो निशान नहीं था, तब भारत इसी तरह के बेहतरीन कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। सोचिए हम सब पहुंच गए हैं साल 1750 के आसपास। उस दौर में भारत सचमुच में दुनिया का कारखाना था, खासकर जब बात सूती कपड़ों की आती थी। भारत के कपड़े की क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो भारतीय कपड़े की दीवानगी कहाँ तक थी? अरे पूरी दुनिया में, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक हर कोई इसका दीवाना था। 16वीं सदी आते आते तो यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस फायदे वाले बिजनेस में कूद पड़ी, और इस सब के पीछे थे हमारे माहिर कारीगर, बंगाल के तांती बुनकर, उत्तर भारत के जुलाहे और दक्षिण भारत के साले और कैकोलर जैसे समुदाय, जिनकी पीढ़ियों ने इस कला को जिया था। और जानते हैं, भारतीय कपड़ों का असर इतना गहरा था कि उसने अंग्रेजी भाषा तक को नहीं छोड़ा। जैसे बैंडाना शब्द, ये कहाँ से आया? ये हमारे हिंदी के शब्द बांधना से निकला है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि संस्कृतियों का मेलजोल भी था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ कपड़ों पर खत्म नहीं होती। भारत के पास एक और तुरुप का इक्का था, वुड स्टील। ये दक्षिण भारत में बनने वाला एक बहुत ही खास तरह का स्टील था, जिसकी पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी, खासकर तलवारें बनाने के लिए। इसकी धार और मजबूती की मिसालें दी जाती थीं। तो ये दो चीजें, कपड़ा और स्टील, भारतीय शिल्प के दो मजबूत स्तंभ थे। लेकिन फिर हवा का रुख बदलने लगा। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसकी परछाई अब धीरे धीरे भारत के किनारों तक पहुंच रही थी, और यहाँ की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा था। पहला बड़ा झटका लगा 1764 में स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के साथ। अब ये क्या था? जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसने इंग्लैंड में धागा बनाने का पूरा खेल ही बदल दिया। इससे एक ही मजदूर पहले से कई गुना ज्यादा धागा बना सकता था। ये भारत के हाथ से काम करने वाले काटने वालों के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक तरफ तो थी टेक्नोलॉजी की मार, और दूसरी तरफ राजनीति। अपने नए नवेले उद्योग को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1720 में एक कानून बनाया, कैलिको एक्ट। इसका सीधा मतलब था, बेहतरीन भारतीय कपड़ों के आने पे ही रोक लगा दो। तो इसका असर क्या हुआ होगा? नतीजा हैरान करने वाला था। सोचकर देखिए, 1880 आते आते हालत ये हो गई कि भारत में लोग जो 2/3 सूती कपड़े पहन रहे थे, वो भारत में बने ही नहीं थे, वो ब्रिटेन से आ रहे थे। ये भारतीय बुनकरों के लिए एक ऐसा संकट था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब इन बड़े बड़े आर्थिक बदलावों से जरा हटकर उस पहलू पर नजर डालते हैं जिसका जिक्र अक्सर नहीं होता, यानी उन लाखों भारतीय कारीगरों पर क्या बीती जिन्हें ये सब झेलना पड़ा। इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ एक बुनकर की तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी परंपरा है, एक जीती जागती विरासत है जो अब सीधे सीधे खतरे में आ गई थी। लाखों लोगों की रोजी रोटी दांव पर लग चुकी थी। उस दौर की तकलीफ को समझने के लिए 1828 का ये खत एक विधवा काटने वाली का दिल दहला देता है। वो लिखती हैं, जब हम भूखों मर रहे थे तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया, पर अब जो बुनकर सूत खरीदते थे वे अब हमारे पास नहीं आते। ये उस समय की एक बहुत ही दर्दनाक और सच्ची आवाज है। और ये मुश्किल सिर्फ बुनकरों तक ही सीमित नहीं थी। लोहा गलाने वाले जैसे अगरिया समुदाय, उनका भी सदियों पुराना हुनर, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ खत्म हो रहा था। उनकी भट्टियां ठंडी पड़ रही थी और उनके साथ एक पूरी कला भी दम तोड़ रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? उनकी भट्टियां ठंडी क्यों पड़ गई? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थीं। सबसे पहले नए जंगल कानून आए। इनसे उन्हें कोयले के लिए लकड़ी मिलना ही बंद हो गया। जिन कुछ लोगों को इजाज़त मिली भी, उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि काम करना नामुमकिन हो गया। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन से सस्ता लोहा और स्टील बाजार में आ गया, जिसने यहाँ के स्थानीय लोहे की मांग ही खत्म कर दी। तो क्या ये सब यहीं खत्म हो गया? क्या ये भारतीय उद्योग का अंत था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ था। एक नई सुबह होने वाली थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। ये कहानी है एक नई शुरुआत की, एक आधुनिक औद्योगिक भारत के उदय की, जिसकी बागडोर भारतीय उद्यमियों के हाथ में थी। और फिर नए युग की शुरुआत हुई। देखिए कैसे 1854 में बॉम्बे में पहली सूती मिल लगी।
फिर 1904 में जमशेद जी टाटा के बेटे दुराब जी टाटा ने एक बड़ी खोज शुरू की और 1912 आते आते टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को स्टील बनाने लगी थी। और ये जो स्टील प्लांट की कहानी है ना, ये किसी फिल्म से कम नहीं है। जमशेद जी टाटा का एक बहुत बड़ा सपना था, भारत में एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट बनाना। उन्होंने एक भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ड के साथ मिलकर सबसे अच्छे लौह अयस्क की तलाश में महीनों भटकते रहे। और जानते हैं कि उनकी मदद किसने की? उन्हीं अगरिया समुदाय के लोगों ने, जिनकी कला खत्म हो रही थी। उन्होंने ही टाटा को राजहारा की पहाड़ियों का रास्ता दिखाया, जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क मौजूद था। ये परंपरा और आधुनिकता का कितना शानदार मेल था। और ये देखिए, ये है उस सपने की जीती जागती तस्वीर। सुवर्णरेखा नदी के किनारे खड़ा ये टिस्को का कारखाना। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के औद्योगिक पुनर्जन्म का, उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। तो हाथ की कलाकारी से शुरू हुआ सफर औद्योगिक ताकत बनने तक पहुंचा। ये जो पतन और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है, ये आज भी भारत के सपनों को दिशा देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि किसी भी उद्योग को दोबारा जिंदा होने के लिए, राख से उठकर फिर से खड़ा होने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? साहस की, नई सोच की, या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड अकेडमी 245 पे। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी अध्याय पढ़ने वाले हैं, महिलाएं, जाति एवं सुधार। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उस सफर की कहानी है जिसकी वजह से आज हमें और आपको इतने सारे अधिकार मिले हैं। ये समझने की कहानी है कि हमारा समाज जैसा आज है वैसा हमेशा से नहीं था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 200 साल पहले हालात कैसे थे, फिर जानेंगे कि बदलाव की हवा चली कैसे, महिलाओं और जाति व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या हुआ, और आखिर में इस सब से हम आज क्या सीख सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, कभी सोचा है कि आज लड़कियों को स्कूल जाने की या हमें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की जो आज़ादी है, क्या वो हमेशा से थी? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और आज हम उसी संघर्ष की कहानी को जानेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, अपनी कल्पना की आंखों से हम सब समय में लगभग 200 साल पीछे चलते हैं। उस भारत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे आज शायद हम पहचान भी ना पाएं। जरा उस दौर की किसी लड़की के बारे में सोचिए। उसकी शादी शायद 8-10 साल की छोटी सी उम्र में ही कर दी जाती थी। पुरुषों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की पूरी छूट थी। और सोचिए, अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी तो बस नरक बन जाती थी। उसे समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। और तो और देश के कुछ हिस्सों में सती जैसी भयानक, दिल दहला देने वाली प्रथा थी, जहां एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। पढ़ाई लिखाई या अपनी कोई संपत्ति होना, ये तो किसी सपने जैसा था, है ना? आज की दुनिया से बिल्कुल अलग तस्वीर। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब बदला कैसे? समाज का जो पहिया सदियों से एक ही तरह से चल रहा था, वो आखिर घूमा कैसे? ये बदलाव की चिंगारी आखिर आई कहां से? तो बात है 19वीं सदी की, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। ये बदलाव मुमकिन हुआ एक क्रांति की वजह से, और वो थी छपाई की क्रांति। पहली बार किताबें, अखबार और पत्रिकाएं सस्ती हो गईं और आम लोगों तक पहुंचने लगी। अब कोई भी अपनी बात लिखकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई असली बहस। समाज, राजनीति, धर्म, हर मुद्दे पर लोग खुलकर अपनी राय रखने लगे। विचारों का यही फैलाव सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बना। और इस बहस की मशाल को जिन्होंने हाथ में थामा, उन्हें हम कहते हैं समाज सुधारक। और इन सुधारकों में एक बहुत बड़ा नाम था राजा राम मोहन रॉय का। वो संस्कृत, फारसी जैसी कई भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। उनका मानना था कि समाज को बदलना है तो पुरानी और अन्याय से भरी प्रथाओं को छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में। चलिए अब जरा खास तौर पर उन सुधारों पर नजर डालते हैं जो महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए किए गए। और ये लड़ाई वाकई बहुत लंबी और बहुत मुश्किल थी। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। यह सती प्रथा की क्रूरता को दिखाती है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को इस प्रथा ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि कैसे धर्म के नाम पर एक जिंदा जागती इंसान को आग के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, इस अमानवीय प्रथा को खत्म करना ही है।
अब सुधारकों की जो रणनीति थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। इसे जरा ध्यान से समझिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म गलत है, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा आप अपने धर्म को ठीक से समझ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने हमारे ही पुराने धार्मिक ग्रंथों को गहराई से पढ़ा और उनमें से वो बातें, वो श्लोक खोज निकाले जो ये साबित करते थे कि सती प्रथा जैसी कुरीतियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वो उसी व्यवस्था को उसी के हथियार से चुनौती दे रहे थे। और उनकी मेहनत रंग लाई। साल था 1829। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये सामाजिक सुधार की एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। इसी साल ब्रिटिश सरकार ने राजा राममोहन रॉय जैसे सुधारकों की बातों को मानते हुए सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और इस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। पर एक लड़ाई खत्म हुई तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी थी, और अगली चुनौती थी लड़कियों की शिक्षा। जरा सोच कर देखिए, उस समय समाज में ये अंधविश्वास फैला हुआ था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। मतलब ज्ञान को एक अभिशाप माना जाता था। क्या कहेंगे इस सोच के बारे में? इस मानसिकता को बदलना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? लेकिन ऐसे अंधेरे में भी कई महिलाएं खुद रोशनी की मशाल बनकर सामने आईं। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल शुरू किए, और पंडिता रमाबाई जैसी महान विदुषी ने तो सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं की, बल्कि विधवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आश्रम भी बनाए। ये वो असली नायिकाएं थीं जिन्होंने समाज के हर डर को चुनौती दी। ये तस्वीर एक और दर्दनाक सच्चाई को दिखाती है, बाल विवाह। सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसका बचपन, जिसके सारे सपने, सब कुछ एक ऐसी शादी में छीन लिए गए जिसके बारे में वो कुछ जानती तक नहीं थी। बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये लड़कियों के भविष्य को तबाह कर देने वाला एक हथियार था। इन सुधारों का असर कानूनों में भी दिखा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। देखिए, 1829 में सती प्रथा बंद हुई। विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक मिलने में 27 साल और लग गए 1856 में, और बाल विवाह रोकने का कानून तो 1929 में जाकर बना। ये समय हमें बताता है कि सामाजिक बदलाव कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन होती है। इसमें पीढ़ियां लग जाती हैं। अच्छा, तो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये लड़ाई थी समाज के उस ढांचे के खिलाफ जिसने इंसानों को जन्म के आधार पर ऊंच और नीच में बांट रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जाति व्यवस्था की, और ये दोनों लड़ाइयां कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई थीं। उस समय का समाज जातियों में बहुत सख्ती से बटा हुआ था। कुछ जातियों को तो अछूत माना जाता था, और उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता था। सोचिए, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। वो सबके कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, यहां तक कि उनकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। ये अमानवीय था। इस दर्द को अगर महसूस करना है तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बचपन की इस घटना को सुनिए। एक छोटा सा बच्चा जो बस पढ़ना चाहता है, उसे क्लास के बाहर जमीन पर बिठाया जाता था ताकि उसकी मौजूदगी से कमरा अपवित्र ना हो जाए। जरा सोचिए उस बच्चे के आत्मसम्मान पर क्या बीती होगी। और यही वो अनुभव थे जिन्होंने अंबेडकर को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा बनाया। एक और महान योद्धा थे ज्योतिराव फूले। उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव का जोरदार विरोध किया और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद था निचले जातियों को शिक्षा और न्याय दिलाना। उन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने भारत की निचली जातियों की हालत की तुलना अमेरिका के दासों से की थी। और ये लड़ाई किसी एक कोने में नहीं, बल्कि पूरे देश में लड़ी जा रही थी। दक्षिण भारत में पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। पश्चिम में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किए। ईसाई मिशनरियों ने निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले। मतलब ये एक राष्ट्रव्यापी जागरण था जो हर तरफ फैल रहा था। तो इन सभी संघर्षों, आंदोलनों और कुर्बानियों की विरासत क्या है? मतलब इस पूरे इतिहास से हम आज क्या सीख सकते हैं? इसका आज के लिए क्या सबक है? सबसे बड़ा सबक तो ये है कि जो अधिकार आज हमें इतने आसान लगते हैं ना, वो हमें किसी ने थाली में सजाकर नहीं दिए हैं। इनके लिए राजा राममोहन रॉय से लेकर फूले, अंबेडकर और पंडिता रमाबाई तक न जाने कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये वो लोग थे जिनमें सवाल पूछने की हिम्मत थी और अन्याय के सामने चुप न रहने का साहस था। हमें इन सभी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन महान सुधारकों ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने एक बेहतर समाज की मशाल जलाई और उसे अगली पीढ़ी को सौंप दिया। अब वो मशाल हमारे हाथों में है
तो अब सवाल ये है कि हमारे आसपास आज भी जो गलत हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? जरा सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर। आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, अध्याय 9। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। साल है 1942। पूरा का पूरा देश सड़कों पर है, हर कोई आज़ादी की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई कैसे? आखिर हुआ क्या था कि पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना बड़ा गुस्सा और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? चलिए इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन के लिए ना पहले एक सोच का जन्म होना बहुत जरूरी है। और आज़ादी की लड़ाई से पहले वो सोच थी एक राष्ट्र होने की। देखते हैं कि ये ख्याल लोगों के मन में आया कैसे। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, लोग आखिर ब्रिटिश राज से इतने नाखुश क्यों थे? ऐसा क्या हो रहा था कि हर कोई, मतलब हर कोई, किसान से लेकर पढ़े लिखे लोग तक सब परेशान थे? इसके सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ अजीबोगरीब कानून, जैसे कि 1878 का आर्म्स एक्ट। मतलब भारतीयों को हथियार रखने की इजाजत ही नहीं थी। सोचिए, अपने ही देश में। फिर उसी साल आया वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। इसका मतलब था कि अगर किसी अखबार ने सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप दिया जो उन्हें आपत्तिजनक लगे, तो सरकार उसकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त कर सकती थी। और 1883 में तो हद ही हो गई इल्बर्ट बिल विवाद से। बिल में बस इतनी सी बात थी कि भारतीय जज भी यूरोप के लोगों के केस सुन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इतना विरोध किया कि बिल वापस लेना पड़ा। इससे एकदम साफ हो गया कि वो हमें अपने बराबर का बिल्कुल नहीं समझते थे। बस इन्हीं सब घटनाओं से लोगों के अंदर एक नई भावना जागी। इसी भावना को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद है क्या? इसका मतलब बहुत आसान है। ये सोच कि भाई ये जो देश है भारत, ये यहाँ के लोगों का है। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, ये देश और इसके सारे संसाधन हम सबके हैं, किसी बाहरी ताकत के नहीं। और राष्ट्रवाद से ही एक और बहुत जरूरी शब्द जुड़ा, संप्रभु। संप्रभु होने का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की ताकत। कोई बाहर वाला आकर हमें न बताए कि हमें क्या करना है। भारतीय अब यही चाहते थे कि देश कैसे चलेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही करेंगे। अच्छा, जब लोगों में ये सोच फैलने लगी तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि इस सोच को एक आवाज़ दी जाए, एक मंच दिया जाए। और इसी ज़रूरत से जन्म हुआ भारत के पहले ऑल इंडिया पॉलिटिकल संगठन का इंडियन नेशनल कांग्रेस। साल था 1885। जगह थी बॉम्बे। पूरे देश से, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश से 72 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। अब आपको लगेगा कि 72 तो बहुत कम लोग हैं। हाँ, संख्या भले ही छोटी थी, पर यह शुरुआत बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग जगहों के लोग शामिल थे। कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे, उनमें एक बहुत बड़ा नाम था दादा भाई नौरोजी का। वो एक बिजनेसमैन थे, एक पब्लिसिस्ट थे और लंदन में रहते थे, लेकिन दिल उनका हमेशा हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे अंग्रेज भारत की दौलत लूट रहे हैं। उन्होंने कई युवा नेताओं को रास्ता भी दिखाया। तो कांग्रेस का मकसद क्या था? 1887 में इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी, जो आप यहां देख सकते हैं। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस किसी एक जाति या धर्म के लोगों की नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत के सभी समुदायों के लोगों की संस्था है। मतलब एकदम साफ था, कांग्रेस सबकी आवाज बनना चाहती थी। अपने शुरुआती दिनों में करीब करीब 20 साल तक कांग्रेस का तरीका थोड़ा नरम था, इसलिए उन्हें मध्यमार्गी या मॉडरेट भी कहते थे। वो अंग्रेजों से सीधी लड़ाई नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि याचिकाओं, भाषणों और लेखों के जरिए हम अपनी बात मनवा सकते हैं। उनकी मांगें क्या थीं? वो कहते थे कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को ज़्यादा सीटें दो, सरकार में बड़े बड़े पद भी भारतीयों को मिलने चाहिए, और सबसे ज़रूरी, सिविल सर्विस की परीक्षा सिर्फ लंदन में क्यों, भारत में भी होनी चाहिए। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। अब एक ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली थी जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। जी हां, यहीं से शुरू होता है गांधी युग और जन आंदोलनों का एक बिल्कुल नया दौर। 1919 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रह गई थी,
ये एक जन आंदोलन बन चुका था। अब इसमें किसान भी थे, आदिवासी भी थे, स्टूडेंट्स भी थे और हाँ, महिलाएं भी, सब बड़ी तादाद में जुड़ रहे थे। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि आंदोलन ने कैसे रफ्तार पकड़ी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। 1919 में होता है रॉलेट सत्याग्रह, पहला देशव्यापी आंदोलन। फिर 1920 में शुरू होता है असहयोग और खिलाफत आंदोलन और 1930 में होता है वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, एक के बाद एक बड़े आंदोलन। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर की जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से एक सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार ने पूरे देश को गुस्से और शोक में डुबो दिया। इन जन आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका को हम कभी नहीं भूल सकते। इस तस्वीर में देखिए, महात्मा गांधी के साथ हैं सरोजिनी नायडू। वो न सिर्फ दांडी मार्च की एक बड़ी लीडर थीं, बल्कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। कितनी बड़ी बात है। अब हम आ गए हैं इस लड़ाई के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अब भारतीयों की मांग किसी सुधार या रियायत की नहीं थी। अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आज़ादी की। और 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दे दी। भारत छोड़ो और देश की जनता से एक ही बात कही, करो या मरो। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब लड़ाई आखिरी होगी। और करो या मरो के नारे के साथ ही शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को तो अंग्रेजों ने फौरन जेल में डाल दिया। उन्हें लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह आंदोलन बिना किसी नेता के अपने आप पूरे देश में आग की तरह फैल गया। स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान सब सड़कों पर थे। लोगों ने सरकारी दफ्तरों, थानों, रेलवे स्टेशंस पर हमले करने शुरू कर दिए। हजारों लोग गिरफ्तार हुए और सैकड़ों लोग पुलिस की गोलियों का शिकार बने। आज़ादी अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लाई थी, बंटवारे का खतरा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अब एकदम अलग हो चुके थे। देखिए, कांग्रेस एक मजबूत एकजुट भारत के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने 1940 में ही एक प्रस्ताव पास करके देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद राज्यों की मांग रख दी थी। लीग का कहना था कि वही भारत के मुसलमानों की अकेली आवाज़ है, जिसे कांग्रेस नहीं मानती थी। लीग को यह डर था कि अगर देश एक रहा तो यहाँ मुसलमान हमेशा के लिए अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। आज़ादी से ठीक पहले का ये दौर बहुत मुश्किल था। बातचीत के कई दौर चले और इन मुश्किल वार्ताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही मजबूत और अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1945 से 47 के बीच अंग्रेज़ों और लीग दोनों के साथ बातचीत में भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा। तो दशकों के संघर्ष के बाद, अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिर वो दिन आया जब भारत आज़ाद हुआ। आज हमने इस पूरे सफर को संक्षेप में देखा कि कैसे छोटे छोटे विरोधों से राष्ट्रवाद की भावना जगे, कैसे कांग्रेस बनी और उसके तरीके बदले, और फिर कैसे गांधी जी के आने के बाद ये लड़ाई एक ऐसा जन आंदोलन बन गई जिसे कोई नहीं रोक सकता था। ये यात्रा आसान नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश के एक साथ मिलकर लड़ने की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।